वह आदमी बहुत जिंदा दिल लग रहा था। उसे इतनी जल्दी भागने पर क्या मजबूर कर दिया? वीर ने उलझन से ईशा को देखा। ईशा ने आह भरते हुए कहा, शायद इसकी शक्ति को पुनः प्राप्त होने में बहुत समय लगता है। उसने जो प्रहार किया उससे उसे अपनी अधिकांश शक्ति खोनी पड़ी होगी। अब वीर को समझ में आ गया। यह रेड मिस्ट किंग की तरह था, जो ऊर्जा के लिए 7 रेड मिस्ट मिंग पर निर्भर था। ऐसी शक्ति इकट्ठा करने में बहुत लंबा समय लगा। यदि बिग किंग बेलवीर और ईशा को धोखा देने में असफल रहा था, तो उसे पता था कि फॉक्स क्वीन के सामने आते ही उसे भागना होगा। तो अब हम क्या करें? वीर ने ईशा की ओर देखते हुए पूछा। ईशा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पिछले दरवाजे पर चली गई। वीर को पता था कि वह क्या कहना चाहती थी। उसने ब्लड किरण पर सवार होकर ईशा का पीछा किया। बिग किंग बेल एक बड़ा धोखेबाज था, लेकिन वह आसपास के इलाके से वाकिफ था। उसे जानकारी प्राप्त करना काफी उपयोगी हो सकता था। जब वे सफेद व्हेल से बाहर निकले तो ईशा का शरीर चमककर दूर चला गया। ब्लड किरण उसे पकड़ नहीं पाया। यह ऐसा था जैसे कोई इंसान स्पोर्ट्स कार के खिलाफ पैर की रेस कर रहा हो। हाफ डिफाइड में डिफाइड शब्द था, लेकिन वे अभी भी अपने मूल में किंग क्लास बीइंग्स थे। वास्तविक डिफाइड बीइंग्स पूरी तरह से एक अलग लीग में थे। वीर! ईशा ने बिग किंग बेल का पीछा किया और जल्दी से गायब हो गया। वीर को सफेद व्हेल के पेट से बाहर निकलते देख फॉक्स क्वीन ने आश्चर्य से पुकारा। इससे पहले कि वीर भागने के बारे में सोच पाता, फॉक्स क्वीन और ब्लड किरण उनके रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए उसके सामने आ गए। अच्छा समय है, मुझे अवशेष दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। फॉक्स क्वीन ने वीर की ओर आंखें सिकोड़ कर देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कुरा रही थी। सुंदर बहन, तुम मुझे और परेशान कर रही हो। मेरे पास अवशेष नहीं है। वीर परेशान दिखा और उसने कहा, क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा जो अभी भाग गया? वह मेरी गुरु नाइफ क्वीन थी। मैंने उसे अवशेष दिया था। ऐसी स्थिति में आइए देखें कि आपके दिल में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका गुरु है या अवशेष। फॉक्स क्वीन ने शांत भाव से कहा। उसके अंदर से शक्ति के कई तार निकले और वे वीर और ब्लड किरण के चारों ओर लिपट गए। लेकिन वीर ने अपने बर्ड्स नेस्ट को थपथपाया, जो उसे और ब्लड किरण को बचाने के लिए बड़ा हो गया। इसने फॉक्स क्वीन की शक्ति के तारों को अवरुद्ध कर दिया। फिर भी बिजली की डोरियां बर्ड के सबसे ऊपरी हिस्से के चारों ओर कसकर बंधी हुई थीं, और इसका मतलब था कि वीर अब भागने में असमर्थ था। मेरे अच्छे छोटे भाई, क्या आपको लगता है कि इस बर्ड्स नेस्ट के कारण मैं आपको कुछ नहीं कर पाऊंगी? फॉक्स क्वीन मुस्कुराई और फिर उसने अपनी कमर से कुछ निकाला। वीर ने वह वस्तु देखी और जब उसने देखा तो उसका दिल बैठ गया। फॉक्स क्वीन ने एक छोटी सी जेड फ्लूट निकाली थी। यह 1 फुट से भी कम लंबी थी और इसका रंग पारदर्शी क्रीम जैसा था। यह बहुत छोटी और नाजुक लग रही थी। फॉक्स क्वीन, क्या तुम सोनिक पावर्स में कुशल हो? बर्ड्स नेस्ट शायद शोर को छानने में सक्षम नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह सोनिक पावर्स का सामना कर सकता है या नहीं। वीर ने खुद से सोचा। बर्ड्स नेस्ट बाई सेमा नहीं था और वीर इसकी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसने बर्ड्स नेस्ट की शक्ति को एक सुरक्षात्मक शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन यह बताना मुश्किल था कि क्या वह सोनिक के हमले को रोक सकता है। फॉक्स क्वीन ने छोटी सी जेड फ्लूट को अपने होठों पर लाया। वह वीर की ओर मुस्कुराई और फिर उसने अपने लाल होंठ खोले। जेड फ्लूट ने मधुर संगीत उत्पन्न करना शुरू कर दिया। फ्लूट की आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें से एक बहुत ही अस्पष्ट शक्ति की डोरी निकल रही थी। डोरी बर्ड्स नेस्ट की ओर आ रही थी। वीर को झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि फ्लूट की धुन बर्ड्स नेस्ट की सूखी घास से होकर भी आ सकती है, और इस एहसास ने उसे उदास कर दिया। उसे अमर पक्षी के नेस्ट की स्वीकृति मिल गई थी और इसलिए वह बर्ड्स नेस्ट का उपयोग करने में सक्षम था, लेकिन उसका उपयोग सीमित था। चूंकि वह बर्ड्स नेस्ट की शक्ति को सक्रिय नहीं कर सकता था, इसलिए वह इसके रक्षात्मक गुणों का उपयोग नहीं कर सकता था। फॉक्स क्वीन की फ्लूट की आवाज वीर के बर्ड्स नेस्ट में घुसने में सक्षम थी, और ऐसा होने से रोकने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था। फ्लूट की वह धुन बर्ड्स नेस्ट में ऐसे ढंस गई जैसे रेशम के धागे वीर और ब्लड किरण को उलझाने आ रहे हों। वीर और ब्लूफ किरण ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की,
लेकिन वे आखिरकार फ्लूट की धुन से छुटकारा पाने में असमर्थ रहे। फ्लूट के प्रभाव में वीर खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने बर्ड्स नेस्ट उठाया और डोरियों पर लटकी कठपुतली की तरह रेंगने लगा। ओह नहीं, ओह नहीं! वीर को बहुत बुरा लगा। वीर को धीरे धीरे बर्ड्स नेस्ट से बाहर निकलते देख फॉक्स क्वीन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जब वीर ने उसकी मुस्कान देखी तो उसे अच्छा नहीं लगा। जैसे ही वीर को बर्ड्स नेस्ट से पूरी तरह बाहर निकाला गया, फॉक्स क्वीन के चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उसने अपनी जेड फ्लूट लहराई। डोंग! बैंगनी रंग की चाकू हवा में गर्जना कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डेमन फॉक्स क्वीन की जेड फ्लूट पर हमला करने के लिए आगे आ रहा हो। उस अंतहीन पर्पल नाइफ एयर ने जेड फ्लूट को बार बार काटा, फिर फॉक्स क्वीन के शरीर पर वार किया और उसे 10 किलोमीटर दूर उड़ा दिया। फॉक्स क्वीन ने नाइफ एयर को तोड़ दिया और स्थिर खड़ी रही। ईशा का शरीर वीर के बगल में चमक उठा और उसकी फीनिक्स आंखें फॉक्स क्वीन की खूबसूरत आंखों से मिलने लगी। फॉक्स क्वीन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उन दोनों के बीच चिंगारी महसूस कर सकती है। आप वीर की शिक्षिका हैं? फॉक्स क्वीन फूल की तरह मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें ठंडी लग रही थीं। बुरा नहीं है, ईशा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। बिल्कुल सही। वीर ने कहा कि तुम्हारे पास अवशेष है, इसे अभी मुझे दे दो और मैं तुम दोनों को आजाद कर दूंगी, फॉक्स क्वीन ने ठंडे स्वर में कहा। ईशा ने गंभीरता से जवाब दिया, मुझे याद नहीं आता कि तुम्हारे जैसी आज्ञा मानने वाली कोई क्वीन थी। यह शब्द सुनकर फॉक्स क्वीन क्रोधित हो गई। उसने अपनी जेड फ्लूट घुमाई और ईशा की ओर कुछ उदास आवाजें आईं। ऐसा होते ही उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वीर को पता था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने कुछ नहीं कहा और बस बर्ड्स नेस्ट पर अपनी पकड़ बनाए रखी और गिरे हुए व्हाइट व्हेल की ओर बढ़ गया। दो डिफाइड बीइंग्स अब आपस में लड़ रहे थे। साधारण प्राणी इस आघात को सहन नहीं कर पाएंगे। वीर वहां रहकर धूल में नहीं मिल जाना चाहता था। सौभाग्य से अब बिग किंग बेल के चले जाने के बाद व्हाइट व्हेल का कोई मालिक नहीं था। वीर ने अंदर छिपने और यह देखने की योजना बनाई कि क्या वह उस चीज को चला सकता है। व्हाइट व्हेल एक डिफाइड एलीट के हमलों को रोक सकती थी। ईशा और फॉक्स क्वीन उसके शरीर को नष्ट करने में असमर्थ थे। वह चीज बहुत मजबूत रही होगी, इसीलिए अगर वीर उसे चलाने में सक्षम होता तो व्हेल एक टॉप क्लास बैटलशिप से कहीं ज्यादा बड़ी होती। जब फॉक्स क्वीन वीर के लिए आई तो उसने व्हाइट व्हेल को बांधने की कोशिश छोड़ दी थी। व्हाइट व्हेल समुद्र में गिर गई थी और उसका आधा हिस्सा समुद्र की सतह पर तैर रहा था। ब्लड किरण ने गोता लगाया और उन्हें पानी में ले गया। वीर ने पिछले दरवाजे से जाकर व्हाइट व्हेल के कंट्रोल रूम में जाने की योजना बनाई। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि क्राइम और मिस्टर व्हाइट उसके पीछे आ गए थे। धमाका! वीर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन एक डरावनी आवाज ने उसे रोक दिया और फिर व्हाइट व्हेल अचानक पलट गई और डूबने लगी। कई भयानक शक्तियों ने व्हाइट व्हेल पर प्रहार किया और प्रत्येक प्रहार गड़गड़ाहट की तरह था। सौभाग्य से बड़ी व्हाइट व्हेल काफी मजबूत थी। ईशा और फॉक्स क्वीन से आने वाली लड़ाई की शॉकवेव पतवार को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रभाव इसे समुद्र में और भी गहराई तक ले जा रहे थे। धमाका! व्हेल उनके पैरों के नीचे ऐसे हिली जैसे उसने अभी अभी किसी चीज से टक्कर मारी हो, और उसके बाद उन्होंने किसी बड़ी चीज के नष्ट होने की आवाज सुनी। फिर वहां केवल सन्नाटा था। व्हाइट व्हेल अब इधर उधर नहीं उछल रही थी। व्हाइट व्हेल की आंखों से देखने पर उन्हें समुद्री पानी और चट्टानों के ढेर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था मानो बड़ी व्हाइट व्हेल को सतह से बहुत नीचे मलबे के एक विशाल ढेर के नीचे कुचल दिया गया हो। उनके चारों ओर समुद्र पागलों की तरह घूम रहा था। हालांकि वे पानी के नीचे इतनी दूर थे कि वे ऊपर से लड़ाई की आवाज सुन सकते थे, फिर भी उन्होंने कभी कभी पानी में झटके महसूस किए। हालांकि अशांति बहुत धीमी हो गई थी। व्हाइट व्हेल अब पत्थर से दब गई थी और अब वह हिल नहीं सकती थी। इससे वीर को कम से कम बेहतर महसूस हुआ। व्हाइट व्हेल एक मशीन है। क्राइम ने चौंक कर कंट्रोल रूम की तरफ देखा। इस खुलासे ने उसे चौंका दिया था। मिस्टर व्हाइट भी बड़ी व्हाइट व्हेल को दिलचस्पी से देख रहे थे। बिग किंग बेल, जो मूल मालिक नहीं था, बड़ी व्हाइट व्हेल को नियंत्रित करने में सक्षम था। वीर ने अनुमान लगाया कि मिस्टर व्हाइट भी शायद ऐसा कर सकता है।
कोई भी ऐसी मशीन को नियंत्रित कर सकता है, बशर्ते कि वह लॉक ना हो। इसे मूलतः किसी भी अन्य मशीन के समान ही सिद्धांतों पर काम करना चाहिए। इसे हिलाना मत, मिस्टर व्हाइट चिल्लाया। जैसे ही वीर कमांड कुर्सी पर कंकाल को हिलाने वाला था, वीर रुक गया और मिस्टर व्हाइट और क्राइम के नियंत्रण डेक पर आने का इंतजार करने लगा। आपने क्या सीखा है मिस्टर व्हाइट? वीर ने विनम्रता से पूछा। मिस्टर व्हाइट ने कंकाल को देखा और कहा, अगर मैं स्थिति को सही ढंग से समझता हूं तो यह कंकाल वह कुंजी है जो व्हाइट व्हेल को नियंत्रित करना संभव बनाता है। वीर चौंक गया। उसने पहले भी बिग किंग बेल को प्लेटफॉर्म पर उछलते हुए देखा था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि बेल व्हाइट व्हेल को नियंत्रित करने में सक्षम थी। लेकिन वीर को अब वह चीज दिख गई जो उसने पहले नहीं देखी थी। बिग किंग बेल ने लंबे समय तक व्हाइट व्हेल का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन बेल ने कभी कंकाल को नहीं हिलाया। इसके पीछे कोई कारण रहा होगा। मिस्टर व्हाइट, आपको क्या लगता है यह तकनीक कहां से आई? वीर ने मिस्टर व्हाइट से पूछा। मिस्टर व्हाइट ने अपना सिर हिलाया। यह पहली बार है जब मैंने इस तरह की किसी चीज का सामना किया है। मुझे भी नहीं पता कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। कुछ देर रुकने के बाद मिस्टर व्हाइट ने कंकाल को देखा और कहा, लेकिन उसके कपड़ों से लगता है कि यह व्यक्ति कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा। उसके अवशेष इस पूरी मशीन को नियंत्रित करने की कुंजी रहे होंगे। मैं नहीं बता सकता कि अगर हम उन्हें हटा दें तो क्या होगा। वीर ने कंकाल के कपड़ों की जांच की और सोचने लगा। कंकाल की वर्दी चांदी और काले रंग की थी और सिर के अलावा पूरा शरीर कसकर लपेटा हुआ था। उसने एक पारदर्शी मास्क पहना हुआ था जो वर्दी से जुड़ा हुआ था। उसमें कोई सीम नहीं दिख रही थी। वीर ने कुछ समय तक इसका अवलोकन किया और हालांकि वह कुर्सी और वर्दी के बीच कोई संबंध नहीं खोज सका, उसने सोचा कि वर्दी और व्हाइट व्हेल किसी न किसी तरह से जुड़े हुए होंगे। वीर ने वर्दी, मंच और कुर्सी की जांच करने के लिए पर्पल आई बटरफ्लाई को सक्रिय किया। वहां कई शक्तिशाली अवशेष थे जिनके बारे में पर्पल आई बटरफ्लाई वीर को बहुत कम बता सकती थी। लेकिन अगर वह वस्तु किसी तरह की तकनीक थी तो पर्पल आई बटरफ्लाई यह बताने में अविश्वसनीय रूप से उपयोगी थी कि इसे कैसे बनाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था। जब पर्पल आई बटरफ्लाई को फिर से घुमाया गया तो वीर को व्हाइट व्हेल के निर्माण की पूरी प्रक्रिया दिखाई दी। उसने जो देखा उससे वीर को बहुत आश्चर्य हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि व्हाइट व्हेल पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक थी। इसे बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी। इसे बनाना किसी डिफाइड वेपन से भी ज्यादा मुश्किल था। इसमें कोई शक नहीं कि यह इतना जटिल था क्योंकि इसमें बहुत सारा विज्ञान शामिल था। मशीन के हर हिस्से से जुड़ी हर समस्या का समाधान विज्ञान के जरिए ही किया जाना था। यदि वीर व्हाइट व्हेल की टेक्नोलॉजी के हर पहलू का विश्लेषण कर सके तो अलायंस की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को आगे बढ़ाना आसान होगा। यह भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। जब वीर व्हाइट व्हेल के निर्माण को देख रहा था तो उसने बीटल की परछाई देखी। हालांकि सफेद व्हेल बीटल से ज्यादा एडवांस थी, लेकिन उनके निर्माण की अवधारणा एक जैसी थी। व्हाइट व्हेल बिल्कुल नए स्तर पर थी। व्हाइट व्हेल की तकनीक हर संभव तरीके से बीटल से कहीं ज्यादा बेहतर थी। हर डिटेल बीटल से भी बेहतर था। क्या यह क्रिस्टलाइजर टेक्नोलॉजी है? वीर ने चौंक कर सोचा। जितना ज्यादा वह बड़ी व्हाइट व्हेल को देखता, उसका अनुमान उतना ही सटीक लगता। क्या क्रिस्टलाइजर की टेक्नोलॉजी कभी इतनी अच्छी थी? क्या वे डीफाइड लेवल की मशीनें बना सकते थे? यह बहुत ही भयावह विचार है, वीर ने सोचा। इससे यह स्पष्ट होता है कि क्रिस्टलाइजर ने अपने स्वयं के डीफाइड एलिट्स की कमी के बावजूद एक हायर रेस को चुनौती क्यों दी। ऐसी टेक्नोलॉजी होने से शायद उन्हें लैंटर्न के लिए लड़ाई शुरू करने का आत्मविश्वास मिला, लेकिन अंत में उनके अहंकार और अभिमान के कारण उनकी विफलता और पतन हुआ। परिणाम स्वरूप जाति लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई। कितनी शर्म की बात है। अगर क्रिस्टलाइजर्स ने कम पावरफुल हायर रेस को चुनौती दी होती तो वे निश्चित रूप से लैंटर्न का दावा कर सकते थे और फिर वे और भी विकसित हो जाते। वे शायद यूनिवर्स की टॉप रेसेस में से एक बन जाते। वीर ने आह भरी। लेकिन वीर को तब एहसास हुआ कि अगर क्रिस्टलाइजर हायर रेस बन गए होते तो वे अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करना जारी रखते। वे अपने जीन और ब्लड पल्स को बदलना नहीं चाहते। हो सकता है कि उन्होंने कभी अपने जीन के साथ प्रयोग न किया हो, और अगर ऐसा होता तो मनुष्य कभी अस्तित्व में नहीं आते। वीर, आपके पास अभी भी अवशेष है ना?
मिस्टर व्हाइट ने वीर से पूछा। आप मुझसे यह क्यों पूछ रहे हैं? वीर ने मिस्टर व्हाइट की ओर देखा। मिस्टर व्हाइट मुस्कुराए और बोले, मैंने एक निशान छोड़ा है ताकि तुम हमारा पीछा कर सको, और इसका मतलब है कि मैं सहयोग के हमारे प्रयास को जारी रखना चाहता हूं। इससे पहले कि उन दोनों में से कोई हमारे ऊपर की लड़ाई जीत जाए, हमें पवित्र शहर का पता लगा लेना चाहिए। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा? वीर ने भौहें चढ़ाकर मिस्टर व्हाइट से पूछा। क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है, मिस्टर व्हाइट ने धीरे से कहा। वीर ने मिस्टर व्हाइट को घूर कर देखा। वीर को यकीन नहीं हुआ कि वे दोनों इतने करीब थे, लेकिन मिस्टर व्हाइट ने अभी अभी दावा किया था कि उन्हें उन पर अविश्वसनीय मात्रा में भरोसा है। उसने मिस्टर व्हाइट की आंखों में देखा और उनमें मौजूद ईमानदारी को स्वीकार किया। यह मिस्टर व्हाइट के लिए सिर्फ एक और सौदा नहीं था, लेकिन किसी कारण से जब वीर ने मिस्टर व्हाइट की आंखों में गहराई से देखा तो उसे एक जाना पहचाना एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे वे बहुत समय पहले ही मिल चुके थे। वह जानी पहचानी भावना सिर्फ एक सेकंड के लिए ही मौजूद थी। जब उसने फिर से मिस्टर व्हाइट को ध्यान से देखा तो वह आदमी एक बार फिर अजनबी जैसा लग रहा था। अब वह ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वीर पहले से ही उसे जानता हो। वीर ने चाहे जो भी महसूस किया हो, मिस्टर व्हाइट एक्सट्रीम किंग के थे। वीर को एक्सट्रीम किंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसके साथ वह वास्तव में करीबी था। कोई भी कभी यह दावा नहीं करेगा कि मिस्टर व्हाइट उसका करीबी दोस्त था। यह सोचते हुए वीर ने मिस्टर व्हाइट के सुझाव पर विचार किया। सच कहें तो मिस्टर व्हाइट के सुझाव ने वीर को बहुत लुभाया। आखिरकार वीर को पूरी तरह से यकीन नहीं था कि ईशा फॉक्स क्वीन को युद्ध में हरा सकती है, और यदि ईशा जीत भी जाती और उसके साथ यात्रा जारी रखती तो भी उसे जो भी खजाना मिलता उसे उसके साथ साझा करना पड़ता। उनके बीच अच्छे संबंध थे और वे इतने करीब थे कि उन्हें व्यावहारिक रूप से परिवार माना जा सकता था। लेकिन दिन के अंत में उनका रिश्ता अभी भी इस आधार पर बना हुआ था कि ईशा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वीर सर्वशक्तिमान डॉलर है। अगर ईशा को पता चल गया कि वीर डॉलर है तो कोई नहीं बता सकता कि वह क्या कर सकती है। आखिरकार डॉलर ईशा के प्रति दयालु नहीं था। वीर ने आगे बढ़ने और मिस्टर व्हाइट के साथ सेक्रेड लीडर्स ट्रेजरी की खोज करने का फैसला किया। उसे पहले से सब कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं थी। वह जब चाहे जिसे चाहे धोखा दे सकता था। जब भी उसे जरूरत हो वह कोई भी वस्तु ले सकता था। अगर वीर को इन दोनों को पीछे छोड़ना पड़े तो वह बिना किसी दूसरे विचार के ऐसा कर देगा। बहुत ही व्यावसायिक मानसिकता थी। वे सभी व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयासरत थे और वे केवल तभी सहयोग करते थे जब उन्हें एक दूसरे की मदद की आवश्यकता होती थी। वीर को मिस्टर व्हाइट की जरूरत थी, जो उसे सुरक्षित तरीके से उस जगह तक ले जाए जहां खजाना छिपा हुआ था। मिस्टर व्हाइट को वीर के पास मौजूद अवशेष की जरूरत थी। वे दोनों अपने अपने उद्देश्यों के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे, और जब वीर को खजाना मिल गया, भले ही वीर ने उन्हें धोखा नहीं दिया था, लेकिन संभावना थी कि क्राइम और मिस्टर व्हाइट ही उसे धोखा देने वाले होंगे। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वीर मिस्टर व्हाइट को धोखा देने में सक्षम होगा। वह फॉक्स क्वीन और ईशा के सामने ऐसा नहीं कर सकता था। हमारे पास इंतजार करने का समय नहीं है। अगर उस लड़ाई में कोई विजेता होता है तो हम में से किसी को भी उस शहर को देखने का मौका नहीं मिलेगा, मिस्टर व्हाइट ने वीर से कहा। वीर चुप हो गया। उसने मिस्टर व्हाइट की तरफ देखा और पूछा, तुम लोगों ने चौथा चेक पॉइंट नष्ट कर दिया, क्या तुम्हें वहां कुछ मिला? वीर को चौथे चेक पॉइंट पर मौजूद आइटम की बहुत परवाह थी। इस बात की पूरी संभावना थी कि जो भी आइटम वहां से बरामद किया जाएगा वह खजाने तक पहुंचने पर उपयोगी साबित होगा। मिस्टर व्हाइट चुप हो गए, फिर बोले, जब फॉक्स क्वीन ने वहां के 36 पत्थर के खंभे नष्ट कर दिए तो उन्हें आखिरी खंभे के अंदर जेड फ्लूट मिली। वह जेड फ्लूट मूल रूप से फॉक्स क्वीन की नहीं थी। वीर को याद आया कि फॉक्स क्वीन को सबसे लंबे समय तक घोस्ट बोन के महल के अंदर बंद रखा गया था। वीर ने वहां फ्लूट का कोई सबूत नहीं देखा था, तो अब अचानक उसके पास यह क्यों होगी? यह समझ में आता है कि उसे यह चौथी चौकी से मिली थी, लेकिन वीर यह नहीं देख पा रहा था कि जेड फ्लूट अन्य चौकियों और उनसे प्राप्त वस्तुओं से कैसे जुड़ी थी। मिस्टर व्हाइट ने कुछ नहीं कहा। वह बस वीर के फैसले का इंतजार कर रहे थे।
वीर सोच रहा था। उसने कुर्सी पर पड़े कंकाल की ओर उंगली से इशारा किया। यह समुद्र खास लगता है। उसने इस पवित्र शहर तक पहुंचने के इरादे से इस गहरे समुद्र में गोता लगाया था, इसीलिए वह पहली बार ऐसा बना था। मुझे पता है, मिस्टर व्हाइट ने सरलता से कहा। इसीलिए हमें आपके पास मौजूद अवशेष की जरूरत है। इससे हम पवित्र शहर तक सुरक्षित पहुंच सकेंगे। ठीक है, उस स्थिति में हम पवित्र शहर का भ्रमण करने जाएंगे। वीर ने अपना मन बना लिया। वीर को नहीं पता था कि पवित्र शहर कहां है, लेकिन मिस्टर व्हाइट को जरूर पता था। वीर ने उसका और क्राइम का पीछा किया। वे व्हाइट व्हेल को छोड़कर गहरे समुद्र में गोता लगाने लगे। समुद्र के इतने नीचे चले गए कि वे गहरे समुद्र में पहुंच गए। नीचे समुद्र की लहरें अविश्वसनीय रूप से तेज थीं। स्पष्ट रूप से फॉक्स क्वीन और ईशा अभी भी युद्ध में लगे हुए थे। उनमें से किसी एक को विजयी होने में बहुत समय लगेगा। वीर को ईशा की भलाई की चिंता नहीं थी। अपनी क्षमताओं के साथ भले ही वह फॉक्स क्वीन पर विजय पाने में असमर्थ थी, लेकिन उसे नहीं लगता था कि फॉक्स क्वीन में ईशा को मारने की क्षमता थी। और यदि फॉक्स क्वीन ईशा को नहीं हरा सकी, तो फिर उसे पवित्र शहर की ओर जाना ही होगा। वीर को पहले से ही एक तरीका पता था जिससे वह व्हाइट व्हेल को नियंत्रित कर सकता था और उसे चला सकता था, लेकिन उसे अभी इसका इस्तेमाल करने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। शायद यह भविष्य में उपयोगी साबित हो। मिस्टर व्हाइट के मार्गदर्शन में वीर और भी गहरे चले गए। वे जितने आगे गए, समुद्र उतना ही शांत होता गया। ईशा और फॉक्स क्वीन जो शॉकवेव बना रहे थे, वे उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो सेक्रेड लीडर्स ट्रेजर इस खाई के अंदर कहीं होना चाहिए। मिस्टर व्हाइट ने अपने सामने एक बड़ी पानी के नीचे की खाई की ओर इशारा किया। वीर ने खाई में नीचे देखा और अंधेरे के अलावा कुछ नहीं देखा। यह एक अथाह खाई की तरह था। पर्पल आई बटरफ्लाई की शक्ति का उपयोग करने के बावजूद वह अभी भी नहीं देख पा रहा था कि अंदर क्या छिपा है। हालांकि बिना किसी हिचकिचाहट के मिस्टर व्हाइट और क्राइम नीचे तैरते रहे। वीर उनके पीछे ब्लड किरण पर सवार होकर आगे बढ़े। वे सभी गहरी खाई के अंधेरे में चले गए। थोड़ी दूर जाने पर वीर को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी जेब में रखी पत्थर की प्लेट जलने लगी। वीर ने पत्थर की प्लेट निकाली और जब उसने ऐसा किया तो प्लेट होली लाइट से चमक उठी। इसने उस जगह के घुटन भरे अंधेरे के बीच चमक का एक छोटा सा क्षेत्र रोशन कर दिया। जैसा मैंने सोचा था, केवल वे लोग ही उस स्थान में प्रवेश कर सकते हैं जहां सेक्रेड लीडर के असली खजाने हैं। मिस्टर व्हाइट को इसकी उम्मीद थी और बोलते समय उन्होंने पत्थर की प्लेट पर नजर डाली। वे तीनों और बीस्ट नीचे की ओर बढ़ते रहे। उनके आसपास का पानी बहुत ही अंधेरा और डरावना था। चाहे उनकी दृष्टि कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वे केवल पत्थर की प्लेट से मिलने वाली रोशनी की छोटी थैली के भीतर ही देख सकते थे। बाकी सब कुछ बिल्कुल काला था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मानो पूरी दुनिया काली हो गई हो। वे नहीं जानते थे कि यह किसी भ्रम का काम था या नहीं, लेकिन वीर को महसूस हो रहा था कि कालेपन के पार से अनगिनत आंखें उन्हें देख रही हैं। समय बीतता गया। वीर को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे इस बिंदु तक कितनी गहराई तक गोता लगा चुके थे, लेकिन खाई एक अथाह खाई की तरह थी। चाहे वे कितनी भी गहराई तक चले जाएं, ऐसा लगता था कि कोई अंत नहीं है। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि उसके ऊपर भी घना अंधेरा था। इतनी गहराई तक प्रकाश समुद्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। तैरते हुए उन्होंने पानी में छोटी छोटी लहरें पैदा की, लेकिन कोई और हलचल नहीं हुई। ईशा और फॉक्स क्वीन की लड़ाई अब उन तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था। यहां तक कि ब्लड किरण भी घबराने लगी। तैरते समय वह लगातार धीमी आवाज में कराह और विलाप कर रही थी। वीर ने अपने हाथों से ब्लड किरण की गर्दन को सहलाया और उसे थोड़ा आराम दिया। ब्लूफ किरण हमेशा से बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल स्वभाव का था, और उसे चुप रहने के लिए कहना उसे खून बहाने से भी ज्यादा कठिन होता। हालांकि मिस्टर व्हाइट शांत दिख रहे थे। हालांकि क्राइम थोड़ा घबराया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे भी ब्लड किरण जैसा ही डर लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई प्रेत उन्हें देख रहा हो। वीर को पक्का पता था कि कुछ बुरा होने वाला है। अगर उसके हाथ उस अवशेष को पकड़े हुए न होते तो उनका छोटा समूह पहले ही व्हाइट व्हेल के मालिक की तरह खत्म हो चुका होता। अचानक ऐसा लगा जैसे अंधेरे में वीर के पैरों के चारों ओर
एक धुंधला प्रभामंडल दिखाई दिया। उसने उस छोटे प्रभामंडल पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन प्रभामंडल बहुत धुंधला था और वह उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। मिस्टर व्हाइट और क्राइम ने भी प्रभामंडल देखा। उन्होंने नीचे देखा और इसकी जांच की। जैसे जैसे उनके शरीर नीचे उतरे, वह धुंधली रोशनी साफ और बड़ी होती गई। जब वीर को आखिरकार उस प्रभामंडल में क्या था यह अच्छी तरह से समझ में आया, तो उसने अपना मुंह खोला। उस अजीब गहरे समुद्र में उनके चारों ओर सब कुछ काला सा था, लेकिन समुद्र की तलहटी में अंधेरे में एक शांत शहर पड़ा था। यह शहर अंधेरे में एक रत्न की तरह बसा हुआ था। यह होली लाइट की किरण की तरह चमक रहा था। यह पानी के नीचे का शहर उस शहर से बहुत अलग था जिसे वीर ने पहले देखा था। यह पवित्र शहर वास्तव में एक मूर्ति की तरह लग रहा था। सभी इमारतें एक ही संरचना के टुकड़े थीं। वहां कई दर्जन मंजिल ऊंची मूर्तियां थीं और हर ईंट जेड से बनी थी। शहर ऐसा लग रहा था मानो किसी दूसरी दुनिया से आई जेड मूर्ति हो। वीर को सबसे अधिक आश्चर्य पानी के नीचे बने विशालकाय शहर के आकार से हुआ। मूर्ति का आकार एक सोते हुए बीस्ट जैसा था, जिसकी पूंछ का सिरा उसके सिर के नीचे दबा हुआ था, और बीस्ट का चेहरा देखकर वीर बुरी तरह चौंक गया। नौजीवन की बिल्ली! वीर लगभग जोर से चिल्लाया। शहर का आकार बिल्कुल उस 9 लाइफ कैट के पेंडेंट जैसा था जो वीर के पास हुआ करता था। शहर के सफेद रंग के अलावा यह 9 लाइफ कैट पेंडेंट का एक अविश्वसनीय रूप से बड़ा वर्जन था। जब वीर और अन्य लोग जेड शहर के पास पहुंचे तो शहर उनकी नजर में बड़ा लगने लगा, और जब उन्होंने वहां से आने वाली होली लाइट को छुआ तो पत्थर की प्लेट की रोशनी अचानक फूट पड़ी। पत्थर की प्लेट पर छोटी छोटी दरारें फैल गईं। कुछ ही देर बाद पत्थर की प्लेट वीर के हाथों में टूटकर बिखर गई और पीछे एक क्रिस्टल रह गया जो कि टेबलेट के बीच में टिका हुआ था। क्रिस्टल का आकार पानी की बूंद जैसा था और यह पानी में ऊपर उठ गया। यह एक होली लाइट से चमक रहा था। यह वीर की उंगलियों से निकलकर जेड शहर की ओर बह गया। वीर ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन पानी की बूंद वाला क्रिस्टल उसके लिए बहुत तेज था। वीर ने उसके पीछे से खाली पानी को छीन लिया। क्रिस्टल बिल्ली की मूर्ति के सिर की ओर उड़ गया। 9 लाइफ कैट के माथे पर एक जेड मूर्ति थी। जेड मूर्ति भी सोती हुई 9 लाइफ कैट की तरह दिख रही थी, हालांकि छोटी थी। उस 9 लाइफ कैट की मूर्ति के माथे पर एक पानी की बूंद का स्लॉट था। यह तीसरी आंख के सॉकेट की तरह लग रहा था। क्रिस्टल ने खुद को पानी की बूंद के आकार के स्लॉट में पूरी तरह से फिट कर लिया। फिट इतना टाइट था कि यह व्यावहारिक रूप से निर्बाध था, और 9 लाइफ कैट की मूर्ति अचानक पूरी तरह से दिखने लगी। फिर इसमें कुछ अजीब बदलाव हुए। सो रही 9 लाइफ कैट की मूर्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली। वह 1 मिनट के लिए वहां सुस्ती से लेटी रही, और उसके पंजे उसकी नींद भरी बिल्ली जैसी आंखों को चलाने के लिए हिलते रहे। उसने अपना सिर उठाया और वीर और जेड शहर के ऊपर तैरते हुए अन्य लोगों को देखा। उनमें से 3 ने सोचा कि क्या उन्हें अंदर जाना चाहिए, लेकिन 9 लाइफ कैट ने अचानक अपना पंजा उठाया और एक भाग्यशाली बिल्ली के आकर्षण की तरह उनकी ओर लहराया। उन्हें लगा कि कोई अप्रतिरोध्य शक्ति उन पर हावी हो गई है। ब्लड किरण सहित वे सभी चुंबकीय आकर्षण की तरह जेड शहर में खींचे चले गए। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां खींचे जाने का विरोध करने के लिए इस्तेमाल की, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ थे और फिर भी उन्हें नीचे खींच लिया गया। वेदना, 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 वेदना! शहर में उतरते ही 4 जोरदार धमाके हुए। वे एक महल के सामने उतरे जो जेड बिल्ली की मूर्ति के सामने खड़ा था। पवित्र नगर में आपका स्वागत है, आप बेचारे। 9 लाइफ कैट की मूर्ति अब ऊपर से उन्हें देख रही थी। उसके दांत मुस्कान की तरह कुछ दिखा रहे थे, लेकिन चेहरे पर ज्यादा खुशी नहीं दिख रही थी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें नहीं पता था कि यह सब क्या है, लेकिन उन्होंने सतर्क रहना सुनिश्चित किया। वे 9 लाइफ कैट की मूर्ति को घूरते रहे। डरो मत, मैं तो बस एक संरक्षक आत्मा हूं जो शहर की रक्षा करती है। मैं तुम में से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। जेड बिल्ली के चेहरे पर अभी भी वह मुस्कान थी जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी। फिर उसकी आवाज का लहजा बदल गया। लेकिन चूंकि तुम लोग पवित्र शहर में हो, अगर तुम सेक्रेड लीडर की परीक्षा पास नहीं कर पाए तो वे शायद तुम्हें मार देंगे। हमें आपके परीक्षण क्यों स्वीकार करने होंगे? क्राइम ने ठंडे स्वर में पूछा। मूर्ति होने के बावजूद
नाइन लाइफ कैट को अपने लिए सोचने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसने क्राइम की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम टेस्ट नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि तुम हार मान लो और तुम अभी मर सकते हो। क्राइम ने भौहें सिकोड़ ली। वह कुछ और कहने लगा, लेकिन मिस्टर व्हाइट ने उसे रोक दिया। मिस्टर व्हाइट ने जेड बिल्ली की मूर्ति को देखा और धीरे से पूछा, हमसे किस तरह के परीक्षण करने की उम्मीद की जाती है, और अगर हम सफल होते हैं तो हमें क्या इनाम मिलेगा? जेड बिल्ली ने मिस्टर व्हाइट को देखा, मुस्कुराई और कहा, यह आसान है, जियो, पवित्र शहर में रहो। अगर तुम 10 दिन तक जीवित रह सकते हो तो तुम सेक्रेड लीडर के सरप्राइज गुडी बैग से कुछ जीत सकते हो। शुभकामनाएं, जल्दी मरने की कोशिश मत करो। जेड बिल्ली की मूर्ति के बोलने के बाद शहर भर के हर महल और कमरे ने अपने दरवाजे खोल दिए। कई डरावने सैनोजेनिक धीरे धीरे अपनी मान से बाहर निकलने लगे। ब्लड किरण के तराजू एक कुत्ते की तरह सीधे हो गए। उसका रक्त हवा ऊपर उठ गया। यह निकट आने वाले जीवों को चेतावनी देते हुए गुर्राया, लेकिन गुर्राहट थोड़ी धीमी थी, जैसे कि ब्लड किरण डर गया हो। सैनोजेनिक बीस्ट्स ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने ब्लड किरण की आवाज सुनी ही ना हो। वे सभी महल से निकलकर चौक की ओर चल पड़े। वे बिना कोई आवाज किए आगे बढ़े। वे वीर, ब्लड किरण, मिस्टर व्हाइट और क्राइम को भावशून्य भाव से देखते रहे। बहुत सारे सैनोजेनिक्स सामने आए थे और वे ऐसी किस्म के थे जिनके बारे में वीर को बहुत कम जानकारी थी। उनमें से कुछ परिचित लग रहे थे, लेकिन वह परिचितता भी अस्पष्ट और अपरिभाषित थी। वहां एक पंख वाला प्राणी था जिसके 6 सुनहरे पंख थे और एक घाना था जिसके सींग ड्रैकोनिक थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर ऐसे थे जिन्हें वीर ने पहले कभी नहीं देखा था। वे जमीन पर धीरे धीरे और स्थिरता से आगे बढ़ रहे थे। क्रिएटर्स की शक्ति जबरदस्त थी और उनकी उपस्थिति को महसूस करके वीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी पहाड़ को अपने कंधों पर उठा रहा हो। एक डिफाइड थंडरबर्ड, एक डिफाइड स्काई स्पिरिट, एक देवता 6 पंख वाला सोने का मालिक, एक डिफाइड गाना ड्रैगन। क्राइम चिल्लाया। क्राइम के चिल्लाने से वीर का दिल और भी ज्यादा दुखी हो गया। उन जीवों को देखकर वीर के मन में कई सवाल उठे थे, लेकिन क्राइम के बोलने के साथ ही वे सवाल उसके होठों पर ही मर गए। महलों से बाहर निकलने वाले सभी अज्ञात क्रिएचर डिफाइड बन चुके थे। यह कैसे संभव है? वीर दंग रह गया। प्लाजा के चारों ओर करीब 100 से ज्यादा सैनोजेनिक्स घूम रहे थे। इतने सारे डिफाइड सैनोजेनिक्स के साथ जीन यूनिवर्स की संपूर्णता पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। 3 सबसे शक्तिशाली रेसेस की संयुक्त शक्ति भी इस सेना का विरोध नहीं कर सकती थी। ऐसी अद्भुत शक्ति का प्रयोग मात्र एक परीक्षण के लिए करना मच्छर को मारने के लिए परमाणु बम का प्रयोग करने के समान था। दरअसल मच्छर नहीं, शायद पिस्सू या घुन। इन सैनोजेनिक्स की संयुक्त शक्ति पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है। यह एक चाल है, यह एक चाल ही होगी। शायद किसी तरह का भ्रम। सीक्रेट में इतने सारे डिफाइड क्रीचर्स नहीं हो सकते, और अगर होते भी तो सभी क्रीचर्स यहां नहीं हो सकते। वीर अपनी आंखें मलने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपने सामने मौजूद क्रीचर्स को ठीक से देखने के लिए अपनी पर्पल आई बटरफ्लाई को बुलाया, और जब उसने ऐसा किया तो हान सेन को पूरे ब्रह्मांड में हर प्राणी को दबाने के लिए पर्याप्त शक्ति दिखाई दी। जब ये क्रीचर एक साथ इकट्ठे होते थे तो वे किसी भी चीज को नष्ट कर सकते थे। उन सैनोजेनिक क्रीचर्स में डेमन किंग्स की सारी आकस्मिक शक्ति थी। वीर को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह नर्क के सिंहासन कक्ष में प्रवेश करने वाली एक छोटी लड़की है। वह कमजोर और असुरक्षित महसूस कर रहा था, जबकि दुर्भावनापूर्ण आंखें उसे अंधेरे से देख रही थीं।